तो किसी भी सरकार ने काम नहीं किए थे जनता के प्रति, वो कार्य बीजेपी ने किए हैं। चाहे वो अस्पताल हो, एम्स हो, सड़कें हो, या पढ़ाई व्यवस्था हो, या धार्मिक आस्था से जुड़े हुए मुद्दे हो, वो मोदी सरकार ने किए हैं। इसीलिए 2024 में मोदी सरकार बनेगी। पढ़ाई पर जो जीएसटी लगी है वो करीबन 18% की, लेकिन अगर आप सोना चांदी और हीरा खरीदने जाएंगे तो उस पर सिर्फ 3% जीएसटी है। अगर वो ये कहता है कि मैं पैसों की वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो वो इस बात को गलत कह रहा है। हमारे गांव में जो प्राथमिक स्कूल हैं, वो सारी जो पढ़ने की सामग्री है वो स्कूलों ने उपलब्ध कराता है। गांव हमारे मैना मौजपुर है, आप उस स्कूल में जाएं, स्वयं देखें जाके इक्विपमेंट जो आप बात कर रहे हैं वो मिलते हैं या नहीं। और जो आप पिछली सरकारें थी, उन्होंने इतना देश को अवनति की गर्त में पहुंचा दिया है कि उससे उबारने के लिए इस सरकार को भी और समय लगा। सरकारी अस्पताल फिर वो नोएडा में है सर। देखिए, कोई भी चीज हमको बैठे बिठाए तो मिलती नहीं है, समय लगेगा। हमारे क्षेत्र में भी तरक्की बहुत आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जनता की तराजू। आज हम पहुंचे हैं जेवर एयरपोर्ट नोएडा में और हम ले रहे हैं जनता की राय। 2024 में किसकी बनाने वाली है सरकार, किसकी सरकार से क्या फायदे और क्या नुकसान रहेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है आपको 2024 में किसकी सरकार है? 2024 में मोदी की सरकार ही बनेगी। क्या क्या कुछ ऐसे काम रहे हैं पिछली सरकारों के जो जिसे जनता खुश है? तो किसी भी सरकार ने काम नहीं किए थे जनता के प्रति, वो कार्य बीजेपी ने किए हैं। इसीलिए बीजेपी की सरकार बनेगी। चाहे वो अस्पताल हो, एम्स हो, सड़कें हो, या पढ़ाई व्यवस्था हो, या धार्मिक आस्था से जुड़े हुए मुद्दे हो, कोई भी ऐसा कार्य जो मानव हित में जनता को प्रेरित कर सकता है किसी भी काम करने के लिए, वो मोदी सरकार ने किए हैं। इसीलिए 2024 में मोदी सरकार बनेगी दोबारा से। जैसे कि आपने पढ़ाई की भी बात करी, तो मैं देख पा रहा हूँ कि पढ़ाई पर जो जीएसटी लगी है वो करीबन 18% की है। जो शिक्षा पर जो जीएसटी लगी हुई है 18%, लेकिन अगर आप सोना चांदी और हीरा खरीदने जाएंगे तो उस पर सिर्फ 3% जीएसटी है। शायद आप ये भूल रहे हैं पत्रकार महोदय के, जो पढ़ाई 12th तक भारत में अगर कोई निर्धन बच्चा पढ़ना चाहे तो अपनी 12th तक पढ़ाई मतलब निःशुल्क पढ़ सकता है, चाहे वो किसी भी परिवार से आता हो। मिड डे मील खाने की उसकी व्यवस्था, उसकी पढ़ने की व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है कि शायद हमारे आसपास के गांव में और हमारे क्षेत्र में पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं खुद ही ना पढ़ना चाहे वो अलग बात है, वरना उसे पैसों की वजह से, अगर वो ये कहता है कि मैं पैसों की वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो वो इस बात को गलत कह रहा है। जैसे कि आपने बताया पहली से लेकर 12वीं तक की फ्री शिक्षा, तो फ्री शिक्षा अगर होने पर तो क्या स्कूल से कॉपी, लिखने के लिए पेन, स्केल, प्रकार, काफी सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो खरीदने पड़ते हैं बच्चों को। मैं उस पर 18% की लगने वाली जीएसटी की बात कर रहा हूँ भाई साहब। मैं आपको बता दूं भाई साहब कि शायद आप जनता की आवाज चैनल से हैं, जनता की तरह आप जब जाएंगे हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में जो प्राथमिक स्कूल हैं वहां आप जो 18% जीएसटी की बात कर रहे हैं, कॉपी पे, पेंसिल पे या किताबों पे, ठीक है, वो सारी जो पढ़ने की सामग्री है वो स्कूलों ने उपलब्ध करा था बच्चों को। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? निःशुल्क बिल्कुल नहीं सर, मैं जितने भी जो हमारे सर्वे हैं, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं, बच्चों को सिर्फ किताबें वितरण होती हैं, मिड डे मील वितरण होता है, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर और कॉपियां और जितने भी जो इक्विपमेंट, फाइल वगैरह, जो क्या नाम है, आपके प्रैक्टिकल की जो फाइल होती हैं, एक खाली पेज के ड्राइंग के जो पन्ने होते हैं, वो सब बच्चों को खरीदने ही पड़ते हैं। ऐसा है, गांव हमारे मैना मौजपुर है, मैना गांव है, बराबर में ही है आपके। आप उस स्कूल में जाएं, स्वयं देखें जाके कि इक्विपमेंट जो आप बात कर रहे हैं वो मिलते हैं या नहीं। मैं इस विषय पे आपको ये नहीं बताऊंगा कि नहीं मिलते हैं, नहीं वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आप स्वयं जाएं, देखें, जमीनी स्तर से जुड़ें, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में मिल रहे हैं या नहीं, या मैं मिथ्या बात कर रहा हूँ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं, अगर आप गूगल भी कर सकते हैं अभी हाल फिलहाल में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कई हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं बीजेपी सरकार में, कई हजार स्कूल। और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा इस कदर मिल रहा है कि आप हर 1 किलोमीटर पर 2 प्राइवेट स्कूल देख सकते हैं, लेकिन आपको सरकारी स्कूलें ज्यादातर
आज के टाइम में बंद ही मिलेंगे, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के साथ कई हजार स्कूल बंद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल बंद हुए हैं उनके बच्चे जो गए होंगे वो कहाँ गए होंगे, प्राइवेट में या सरकारी में? देखिए सर, बहुत सारी चीजें अगर हम बंद करते हैं तो उसके पीछे कुछ मुद्दे तो होते ही या कुछ कारण तो होते ही हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग अबैंडनेड हो गई है, मतलब प्रयोग में नहीं रही है, तो शायद वो कुछ इस वजह से बंद हुए हों, या कुछ में, या आपने नकल के बारे में सुना होगा, या कुछ पढ़ाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा कि पढ़ाई व्यवस्था उसमें अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए मतलब वो स्कूल बंद कर दिए गए। उनके लिए भी प्रयोजन बनाए जाते हैं कि वहां से निकले हुए बच्चे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाएंगे, मतलब पढ़ाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और अच्छे बनाने के लिए उन्हें दूसरे स्कूल में भी तो शिफ्ट किया जा सकता है। इसीलिए अब आप उन आंकड़ों को ना देखें कि वो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जैसे कि हमारे हाल फिलहाल में ये एमएल स्कूल है, इसमें जब पढ़ाई व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो गई थी तो हमारे जो गाँव के सरकारी स्कूल हैं, यहाँ के बच्चे हमने वहां पे शिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो कुछ स्कूल अब ये तो लेकिन उसी श्रेणी में आएगा ना कि ये बंद हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँ कि कुछ आंकड़े जैसे बंद भी हुए होंगे तो वो इसी उनकी कहीं ना कहीं व्यवस्था कराई गई है। उनकी व्यवस्था लेकिन क्या पिछले 10 साल की बीजेपी की सरकार ने क्या कोई पूरे हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी खोली है सरकारी? क्योंकि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो करीबन 1700-1800 यूनिवर्सिटियां खुल चुकी हैं प्राइवेट, लेकिन सरकार की तरफ से कौन सी एक यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ? हमारे देश की जो पढ़ाई व्यवस्था है वो हमारे गुरुकुल समय से बहुत अच्छी चली आ रही थी। जब हमारे गुरुकुल सारे तोड़ दिए गए थे, जब हमारी पढ़ाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त कर दी गई थी, तब से लेकर आज तक अभी जो 10 साल से मोदी सरकार आई है, अभी उसमें समय लगेगा सर। अभी उसमें और जैसे कि 5 साल अभी मोदी सरकार आएगी तो 5 साल के बाद आप एम्स भी देखेंगे और मेडिकल कॉलेज भी देखेंगे, आप बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी देखेंगे, आपको इतनी तरक्की देखने के लिए मिलेगी। देखिए आप सर जो आप पिछली सरकारें थी उन्होंने इतना देश को अवनति की गर्त में पहुंचा दिया है कि उससे उबारने के लिए इस सरकार को भी और समय लगेगा। आपके उत्तर प्रदेश में जहां बैठे हैं सबसे नजदीकी एम्स कौन सा है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का सबसे नजदीकी एम्स, मुझे इस बारे में तो नॉलेज नहीं है, लेकिन हम जो हमारे लिए जो बेनिफिशियल होता है वो दिल्ली वाला एम्स है। वो बेनिफिशियल क्योंकि हम बाई ट्रेन हमारा जो रूट है वो डायरेक्ट अगर हम यहाँ से बैठते हैं तो सीधा हम एम्स में ही जाकर उतरते हैं। मतलब हमारी जो व्यवस्था है वो इतनी अच्छी है दिल्ली के लिए। 100 किलोमीटर की दूरी है, 3 घंटे में हम तय कर लेते हैं बाई ट्रेन। लेकिन आप बुलंदशहर जिले की बात कर रहे हैं, बुलंदशहर जिले में लग रहा है, लेकिन बुलंदशहर जिले में अनूपशहर भी एक बुलंदशहर के अंदर ही लगता है। तो अनूपशहर से क्या इतना सुगम रास्ता है दिल्ली जाने के लिए? अनूपशहर से शायद अनूपशहर के लोग बाग एम्स के लिए कहाँ जाएंगे उत्तर प्रदेश में? जी अभी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जो एम्स जैसी सुविधाएं या एम्स की जैसी सुविधाएं यहाँ पर उन्हें मतलब मिल रही हैं। जैसे कि कैलाश हॉस्पिटल है। जी कैलाश तो सर प्राइवेट की होगी ना? हाँ प्राइवेट है। और सरकारी स्कूल की बात सरकारी अस्पतालों की बात, सरकारी अस्पताल फिर वो नोएडा में है सर। नोएडा। देखिए कोई भी चीज हमको बैठे बिठाए तो मिलती नहीं है, उसके लिए समय होता है, अभी समय लगेगा। हमारे क्षेत्र में भी तरक्की बहुत आएगी, जैसे कि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, उससे देखते हुए बहुत सारी कंपनियां भी आई हैं और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी आएंगे, इन फ्यूचर आएंगे। क्योंकि पिछले बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में कोई 10 कार्य ऐसे बताइए जिससे जमीनी स्तर पर गरीब जुड़ा हो, बेरोजगार जुड़ा हो, पढ़ा लिखा लोग जुड़े हो या आप जुड़े हो, कोई 10 कार्य बताइए बीजेपी की सरकार। सर किसानों की खेती करने की जो पद्धति थी उसमें बहुत अच्छी तरीके से तरक्की हुई है। किसान गरीब व्यक्ति जो थे उनके जनधन अकाउंट खोले गए, वो अपने पैसों का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। सबको रसोई योजना जो थी उसमें गैस निःशुल्क मिली है, सबको पता है सर। बहुत आयुष्मान कार्ड बने 5 लाख गरीब आदमी एक सब आप जमीनी स्तर से जुड़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि जब कोई गरीब आदमी को बुखार भी आ जाता है ना सर, तो वो अपना इलाज एक अच्छे तरीके से करवा नहीं पाता था। लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड बने हैं ना तो सर आप हमारे जो क्षेत्र के अस्पताल हैं सबसे अच्छे अस्पतालों में कैलाश आता है। आप आयुष्मान कार्ड के जरिए उसमें जाएंगे तो भर्ती हो जाएंगे और आपका बहुत अच्छा इलाज होगा, मतलब पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। तो ये मतलब प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा क्यों मिल रहा है सर? देखिए मतलब सरकार को जरूरत है कि अपने ही जो अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, उन्हीं को इतना दुरुस्त करा दें कि लोग बाग प्राइवेट की तरफ भागे ना। जैसे कि दिल्ली में सारी सुविधाएं हैं सरकारी अस्पताल के अंदर। आपको अगर कोई टेस्ट भी कराना है सरकारी अस्पताल में नंबर नहीं आ रहा, प्राइवेट में जाके करा लीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा।
सर सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को ही बढ़ावा क्यों देना है आयुष्मान के थ्रू? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस बात को, लेकिन मैं बस आपको फिर से ये बताना चाहूंगा, जो पिछली सरकार है उनके जो कर्मचारी थे या जिन्हें करप्शन की आदत इतनी बुरी तरीके से लग चुकी थी, उसको सुधारने में अभी समय लगेगा सर। समय लगे जी तो अभी 5 साल और चाहिए। अभी 5 साल और चाहिए हमें मोदी सरकार के, और इन फ्यूचर अगर भगवान ने चाहा तो 5 साल के बाद 10 साल में अगर हमें 5 साल की और जरूरत पड़ी तो हम 5 साल और देंगे सर बीजेपी सरकार को, ताकि कार्य मतलब अच्छी तरीके से शुरू हो सके और दुरुस्त हो सके। दुरुस्त हो। जी जी क्या नाम था आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।